जय हिंद दोस्तों आज के बाद क्या होगा ना, डेली जो आपकी 6:30 बजे मैं एक क्लास कराऊंगा। ये मान चलना कि डेली हमारी एक 6:30 बजे आपकी मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन फिलहाल आपके न्यू पैटर्न के पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन भी अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है, और क्योंकि इसका जो एग्जाम भी हमारा अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा, तो जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ तो मैं यही ट्राई करूंगा आपको वो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे रिपीट होते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही कराऊंगा जो हमारे कई सारे जो नर्सिंग के एग्जाम हो रहे हैं, चाहे रिलेशन भर्ती का हो चाहे स्पोर्ट का हो, जो विभिन्न एआरओ या जेडआरओ में जो क्वेश्चन वहां पूछे वो सारे क्वेश्चन में अब डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आखिर हमारा जो आर्मी नर्सिंग की हम लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अब जो आपके पेपर होते हैं ना उसका लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक वहां पे आने लगा है, तो आपको इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी वहां पे करना है। दोस्तों आज जो मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, तो ये ध्यान रखना कि जिस बंदे ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मान चलना तैयारी बहुत सही चले, इसे कंटिन्यू बनाए रखना, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। और ये सेट मैं वैसा ही कराऊंगा जैसा कि हमारा आर्मी नर्सिंग का वहां पेपर आता है, यानी बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे, फिर जीके देखेंगे, फिर मैथ देखेंगे, ताकि आपको पूरा प्रॉपर ये पता चल सके कि कैसा हमारा पेपर आता है। और डेली आप एक बार प्रैक्टिस ये कर सके हमारा स्कोर कितना पहुंच रहा है। तो आज के सेट का मैं टारगेट ये बना के चलता हूं कि जो 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसमें से जिस भाई ने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, ये मान चलना उसकी तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही। और इन सारे क्वेश्चन की मैं आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड वहां पे कराऊंगा। तो जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है ना, इसमें आप हाई लिख के मैसेज करना, यहाँ मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे इसके जितने भी सेट वहां पे होंगे, जितने भी क्लासेस होंगे, उनकी पीडीएफ आपको सारे क्वेश्चन वहां मिलते रहे, ताकि बाद में भी आप इसका एक बार रिवीजन वहां पे कर सके आपके एग्जाम के पहले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चन वही मैं कराऊंगा जो आपके कई सारे एआरओ जेडआरओ में या रिलेशन भर्ती स्पोर्ट कोटा जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम फिलहाल अभी हुए हैं न्यू पैटर्न बेस पे, तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों मैं टारगेट बना के चलता हूँ कि आज आप कम से कम 30 क्वेश्चन जरूर करना। और फिलहाल आप अपना टारगेट तो यही फिक्स कर लेना कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 40 क्वेश्चन तक वहां पे सॉल्व करने होंगे। अगर आपने एक बार 40 क्वेश्चन तक वहां पे सॉल्व कर लिया भाई, ये मान चलना कंफर्म है आपको सिलेक्शन वहां पे। 40 क्वेश्चन से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती। और मान लो 33-34 तक तो आपके सही हो जाते तो आप फिजिकली लिए बिल्कुल वहां पे एलिजिबल वहां पे आप हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डीएनए का दोहरा कुंडल यानी जो आपका डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्तावित किसने किया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ये क्वेश्चन जब आपको जयपुर जेडआरओ में पूछा गया ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए गए थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे बच्चों के आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। राहुल का बी आ रहा है ज्यादा, और मुकेश का सी आ रहा है, राघवेंद्र का डी आ रहा है। वैसे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी कि दोहरा कुंडल संरचना प्रस्तावित किसने किया था, ये किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। कब किया था, इन्होंने किया था 1953 में। कब किया था, इन्होंने किया था 1953 में किया था। अब ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो हमारे आनुवांशिकी लक्षण होते हैं कैसे स्टोर होते हैं, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ये ट्रांसफर वहां पे होते हैं। तो इस संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, और 1953 में दिया था। राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। और मैं वैसे ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप कम से कम ये देखें कि आपका स्कोर वहां पे पहुंच कितना रहा है। दोस्तों कोई मान लो झूठ नहीं बोलेगा लास्ट में कि आपका स्कोर वहां पे कितना पहुंचा है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना पहुंचा है, ताकि आपको एक आइडिया ये लग सके आखिर हमारा कौन सा पोर्शन वीक है कौन सा स्ट्रांग है, कि बायोलॉजी वीक है, केमिस्ट्री वीक है, मैथ वीक है, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी वहां पे तैयारी कर सके। और यही सारे क्वेश्चन ही आपके पेपर पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन हमारे पेपर वहां पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन
रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है? और ये हमारा नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन, तीसरा हमारा एड्रेनलिन है और चौथा क्या है? थायरॉक्सिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारे बच्चे जिनको इसके आंसर आते थे सभी बच्चे यहाँ पे आंसर भी देते रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आप ये मान चल रहे हैं कि आप पेपर में बैठे हुए ऐसे ही सारे क्वेश्चन की यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलेंगे ताकि आप कम टाइम पे सारा पूरे क्वेश्चन आप वहां पे देख पाए। तो यानी कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन। क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। काफी बच्चों के ऑप्शन बी इसमें राइट भी यहाँ पे आ रहे हैं। राघवेन का बी आ रहा है, बिल्कुल राघवेन जी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि जो आपका ग्लूकागॉन है यहाँ पे होता क्या है? जो आपका क्या है? ग्लूकागॉन क्या है यहाँ पे? जो आपका ये ग्लूकागॉन होता है ये क्या होता है? आपका जो अग्न्याशय क्या होता है? जो यहाँ पे अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय द्वारा एक क्या होता है? श्रावित आपका एक हार्मोन होता है। ये क्या होता है? उससे एक श्रावित क्या होता है? आपका ये हार्मोन वहां पे आपका हो जाता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त के जो शर्करा का स्तर होता है उसको क्या करता है? बढ़ाने में काफी ये मदद आपका करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकागॉन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपका नोट करते चलना, रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है। ये मान चला आप 50 क्वेश्चन में पेपर देने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर अगर आपने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व वहां पे कर लेते हैं ना तो ये मान चलना कम से कम 27-28 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही वहां पे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्यों? रिपीट क्वेश्चन बहुत आपके पेपर में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मनुष्यों में माइट्रोकांडिया। मनुष्यों में माइट्रोकांडिया को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन क्या है? पहला है कोशिका का मस्तिष्क, दूसरा है ऊर्जा संयंत्र, तीसरा है प्रोटीन फैक्ट्री और चौथा है कोशिका की प्रहरी। और ये हमारा जबलपुर जडार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? तो आंसर आने स्टार्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, जिनका राइट आंसर कितना आ रहा है? बी, यानी ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप काउंट भी करते चलना कि आपका कौन से पोर्शन में कितने ज्यादा हो सही हो रहे हैं और किसमें आपके वीक है, यानी किसमें आपके कम सही हो रहे हैं। ये काउंट भी सभी बच्चे यहाँ पे करते चलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संयंत्र आपका हो जाएगा। क्योंकि जो माइट्रोकांडिया में होता है क्या होता है? इसमें आपका एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है जो शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा संयंत्र। माइट्रोकांडिया किस नाम से जानते हैं? ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है रिकेट, दूसरा स्कर्वी, तीसरा है रक्त का थक्का न बनना, चौथा है नाइट ब्लाइंडनेस। और ये हमारा कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। हम लोग सारे वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में यही लगे कि हमारे पेपर भी ऐसे क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। क्योंकि कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि आर्मी नर्सिंग में क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो केवल तैयारी करने में लगे हुए, लेकिन जब पेपर बैठते हैं वहां पे उनको क्वेश्चन तक वहां पे नजर नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा रक्त का थक्का ना बनना। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का ना बनना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? वो आपका हो जाता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्योंकि इसमें होता है क्या है ना, जो आपका विटामिन के होता है, जो आपका क्या होता है विटामिन के होता है, इस प्रक्रिया में क्या सहायक होता है। इसकी कमी से क्या होता है, जो रक्त का स्राव होता है उसको रोकने के लिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी आपका वहां पे हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो ये मान चलो आपका रक्त का थक्का वहां पे नहीं बनता है। अगर आपके शरीर का कहीं मान लो कट लग जाता है, अगर वहां ब्लड बहता है, बहना स्टार्ट होता है, तो वो ब्लड को रुकने बहुत ज्यादा आपको टाइम वहां पे लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का आपका नहीं बनता है वहां पे। और दूसरा एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये नहीं पता है कि अगर हमें आर्मी नर्सिंग की तैयारी कैसे करनी है, हमें कंप्लीट वो नोट्स चाहिए न्यू पैटर्न के कि जहां से हम अपनी तैयारी कर सके, तो भाई मैं आपको ये कंप्लीट न्यू पैटर्न सारे सब्जेक्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करा, तो चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, जीके,
सारे के सारे मैं आपको न्यू पैटर्न के नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आप उन्हें घर बैठ के तैयारी वहाँ से कर सके और अपना एग्जाम वहाँ पे क्वालिफाई कर सके। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है तो अपना एप्लीकेशन पे एक बैच भी मैंने स्टार्ट कर दिया। बैच का नाम है एनए वाला नाम। आप जैसे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ मैंने प्रॉपर आपकी बेसिक से क्लासेस स्टार्ट किए। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी करना चाहता वो भी अपना एग्जाम वहाँ पे क्वालिफाई कर सके। और जो बच्चा एक दो बार तैयारी कर चुका है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है नोट्स लेना। आप एक बार नोट्स लीजिए, वो कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट न्यू पैटर्न नोट्स हैं। सारे टॉपिक आपके प्रॉपर वहाँ पे कवर कराए गए हैं। और इसके साथ साथ ये मान चलो यहाँ पे 2400 में आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, चाहे रिलेशन भर्ती हो चाहे स्पोर्ट भर्ती हो, जो आपके जितने एआरओ या जेडआरओ जितने क्वेश्चन वहां पूछे सारे मैंने वहां पे कलेक्ट करा रखे हैं। और सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिकी विकार। अब ये बताओ इनमें से कौन सा आपको आनुवांशिकी विकार लगता है। पहला हमारा एनीमिया, दूसरा हमारा थैलेसीमिया, तीसरा बर्ड फ्लू, चौथा मधुमेह है। पुणे जडावरों में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए। वैसे इस क्वेश्चन के राहुल का ए आ रहा है और मुकेश का बी आ रहा है, राघव का डी आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा। आप सारे आंसर चेक करते रहे ना कि आपका स्कोर कितना लास्ट में वहां पहुंच रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो ये थैलेसीमिया होता है ना, ये माता पिता से अपने पुत्र को भी प्राप्त होता है। यानी ये आपका एक आनुवांशिकी रोग होता है। क्या होता है, आपका एक आनुवांशिकी विकार आपका ये हो जाता है। क्या होता है, आनुवांशिकी विकार होता है जो कि माता पिता से उनके पुत्रों में ये फैलता है वहां पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आनुवांशिकी विकार आपका हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना, जो रक्त होता है ना उसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है क्या, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है रक्त में उसके यानी वो उत्पादन काफी ज्यादा वहां प्रभावित आपका हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एक आनुवंशिकी विकार होता है जो कि माता पिता से उनके संतानों को वहां पे विकार वहां पे ये हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा प्रोटीन में से कौन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा प्रोटीन में से कौन रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, जिसके 4 ऑप्शन हमारे क्या है, ये दिए जा रहे हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आप ये काउंट जरूर करते चलो, बार बार कह रहा हूं स्कोर कितना पहुंच रहा है। आज के इस सेट से जो भाई ने कम से कम 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर ली ना, ये मान चलना तैयारी बहुत सही उसकी वहां पे चल रही है और उसका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगा। बस इस तैयारी को मेंटेन किए रहना और डेली अपनी 6:30 बजे मैं आपकी अब डेली क्लास कराऊंगा ताकि आप डेली उसकी प्रैक्टिस सेट वहां पे कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि एग्जाम तक मैं आपको वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जिन्हें आप तैयार करके अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर वहां पे आपका हो जाता है। और ये होता है क्या, आपका प्लाज्मा में क्या हुआ, घुला हुआ एक प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, आपका प्लाज्मा में घुला हुआ आपका एक प्रोटीन आपका ये वहां पे हो जाता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक है। और 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं और आपका ये शिलोंग जेडावरा में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट करिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है विटामिन डी। क्या दिया गया, विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो विटामिन डी में एक बात ये हमेशा याद करना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की वहां पे कमी हो जाए तो कौन सा रोग वहां पे होता है। तो रोग क्या होता है, रोग देखो एक तो होता है, एक रोग मान लो बच्चों में होता है, एक रोग क्या होता है बच्चों में हो जाता है, और एक रोग आप लिख लेना चाहे वयस्क में लिख लेना या बड़ों में, एक रोग
बच्चों में कौन सा रोग होता है, अब एक बता दिए बड़ों में कौन सा रोग आपका हो जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है वो आपको यहाँ पे रिकेट्स, बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स आपका वहां पे हो जाता है। और बड़ों में कौन सा रोग होता है, वहां पे आपका आस्टियोमालेशिया, कौन सा रोग होता है बड़ों में कौन सा हो जाएगा वो आप नोट करना, आस्टियोमालेशिया, कौन सा रोग होता है, आस्टियो मलेशिया रोग आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो रिकेट्स रोग होता है इसमें होता क्या, जो बच्चे होते हैं उनकी जो पैरों की जो टांगे होती है वो क्या हो जाती है, वहां पे टेढ़ी हो जाती है, क्या होती है, टेढ़ी वहां पे हो जाती है। और जो आपका ये आस्टियो मलेशिया रोग होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां क्या होती है वहां पे कमजोर हो जाती है, यानी उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, यानी वो हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर वहां पे आपकी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। अब ये बताओ अच्छा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्लेटलेट्स, दूसरा में ल्यूकोसाइट, तीसरा हीमोग्लोबिन और चौथा प्लाज्मा। जयपुर जटावरा में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। वैसे इसके सभी बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, वही लगभग सारे बच्चों के आंसर उनके राइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन क्या होती है, एक आपकी प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये आपकी एक प्रोटीन आपकी होती है, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में आपको ये पाई जाती है। और ये क्या करता है, जो फेफड़ों से हम लोग सांस लेते हैं, उस जो फेफड़ों से मान लो हम लोग सांस लेते हैं, तो फेफड़ों से हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है, पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन को ले जाता है। कि क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन किसमें होती है, ये आपकी आरबीसी में आपकी पाई जाती है, जो कि एक आपके प्रकार की प्रोटीन आपकी वहां पे हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हीमोग्लोबिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो काफी बच्चों के फिलहाल अभी सभी के लगभग राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं। तो लास्ट तक देखते हैं किस बच्चे का कितना स्कोर वहां पहुंचता है। जिस बच्चे ने 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, मान चला तैयारी बहुत सही उसकी वहां पे चल रही है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में कौन सा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में कौन सा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये आपका शिलांग जटावरा में क्वेश्चन आपका आरबी नर्सिंग के एग्जाम में वहां पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राघव का ए आ रहा है, महेंद्र का बी आ रहा है, पुष्पेन का सी आ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, और आप काउंट करते चलना कि आपका जो बायोलॉजी वाला टॉपिक चल रहा है कितने क्वेश्चन यहाँ पे आप सही कर पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्रेब्स चक्र, क्या हो जाएगा आपका क्रेब्स चक्र, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कोशिका के ऊर्जा उत्पादन में कौन सा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चक्र का नाम क्या हो जाएगा, क्रेब्स चक्र आपका यहाँ पे हो जाएगा। भाई दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर देखने को मिलेंगे, अब पेपर आपका ठीक ठाक वहां पे आने लगा, इतने नॉर्मल क्वेश्चन अब वहां पे नहीं आते हैं। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी करना ताकि आप अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर सके, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर की, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है, और इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये रिलेशन भर्ती के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जब आपका आरबी नर्सिंग का रिलेशन का पेपर वहां पे लगा हुआ तो यही क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक आपका पाया जाता है। इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना, प्लाज्मा, क्या होता है, प्लाज्मा हो गया। वैसे सारे बच्चों के इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी का राइट आंसर सही आ रहा है, तो प्लाज्मा का इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि होता है क्या ना, जो आपका ये रक्त होता है, क्या होता है, जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, तो ब्लड में कम से कम आपका 55% भाग क्या होता है, 55% भाग क्या प्लाज्मा का आपका होता है। और ये जो 55% भाग प्लाज्मा का होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका मान लो पानी, इसमें क्या रहता है, एक पानी हो गया, और इसमें क्या होता है प्रोटीन, पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, और इसके मान लो जो शर्करा हो गई, क्या शर्करा हो गई, और यहाँ पे खनिज हो गया, और क्या हो गया, खनिज आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है, और यहाँ पे क्या होता है, गैसों का आपका
मिश्रण यहाँ पे होता है, गैसों क्या होता है यहाँ पे मिश्रण आपका हो जाता है। तो प्लाज्मा में कितना भाग होता है, प्लाज्मा आपका 55% रक्त में केवल आपका प्लाज्मा ही वहां पे आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। अब ये बताओ तो जो आपका राइबोसोम होता है इसका मेन काम क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए की प्रतिकृति और चौथा है कोशिका विभाजन। नागपुर जडारो में ये क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पेपर में पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करना, डेली अपनी 6:30 बजे क्लास आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों राइबोसोम के बारे में एक पॉइंट और याद करना, ये पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी आपका ये जाना जाता है। ये भी आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम किसको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हमारा राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अंग शरीर के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा अंग ऐसा है जो शरीर के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं हमारे, पहला हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा गुर्दा और चौथा मस्तिष्क। कोलकाता जेडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो बच्चों के वैसे आंसर यहाँ पे आने स्टार्ट भी होंगे। चलिए देखिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाता है। यहाँ पे सुशील का ए आ रहा है, महेंद्र का बी आ रहा है और राहुल का डी आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुर्दा। क्या हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता है क्या है ना दोस्तों, जो आपके ये गुर्दे होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके हम लोग के शरीर में जो गुर्दे होते हैं ये क्या करते हैं, जो गुर्दे होते हैं ये जो शरीर में जो रक्त होता है, शरीर में क्या होता है, रक्त होता है, ये क्या करते हैं आपको जो एसिड, रक्त में जो आपका एसिड होता है और क्षार, एसिड और क्षार, एसिड और क्षार के संतुलन को बनाए रखते हैं। यानी ये मान चलना जो शरीर का जो पीएच मान होता है उसको ये मेंटेन किए रहते हैं। यानी कि 7.35 से लेके आपको ये 7.45 के बीच में ये उसे मेंटेन वहां पे किए रहते हैं। और ये मेन काम कौन करता है, ये आपका मेन काम गुर्दे करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी गुर्दा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे सारे बच्चों को लगभग फिलहाल अभी राइट आंसर आ रहे। लास्ट तक हम लोग देखते हैं कि कौन से बच्चे कितना स्कोर वहां पे कर पाते हैं अपना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि लोहा का मुख्य भंडारण, लोहा का मुख्य भंडारण अंग कौन सा है। यानी जो आयरन होता है, आयरन का मुख्य भंडारण अंग कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है, पहला हड्डियां, दूसरा यकृत, तीसरा मांसपेशियां, चौथा तिल्ली। और ये आपका रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपका लगभग क्या होता है ना कि आपको रिलेशन का किसी एआरओ जेडारो में पूछ लिया या एआरओ जेडारो का आपका रिलेशन जो आपके आर्मी नर्सिंग के पेपर तो वहां पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस तरह से हमारे पेपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो लोहा यानी जो आयरन का मुख्य भंडारण अंग कौन सा हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, यकृत। क्या होगा, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, ये किस रूप में आपका स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये भी आपको नोट कर लेना कि ये आपका जो होता है फेरेटिन, किस रूप में, फेरेटिन, और लिख लेना फेरेटिन, और आपका यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे हेमोसिडेरिन, हेमोसिडेरिन रूप पे लोहे में ये आपके रूप में संग्रहित आपको वहां पे हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन के लिए आवश्यक है। कौन सा तत्व थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए यानी कि उत्पादन के लिए आवश्यक है। और ये हमारा शिलोंग जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कैल्शियम, दूसरा आयोडीन, तीसरा सोडियम, चौथा है मैग्नीशियम। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा।
राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे क्या आपका हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा आयोडीन, वो क्या हो जाएगा आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर सर एक पॉइंट एक क्वेश्चन ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। सभी बच्चे बताएंगे जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग आपका हो जाता है। हाँ राहुल जी बिल्कुल राइट आंसर, घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आपका कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो वहां पे होता है घेंघा रोग। कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग आपका हो जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, यानी बायोलॉजी का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहे कि आपकी इन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी कितने क्वेश्चन आपने वहां पे राइट कर पाए हैं, ताकि आप जो 30 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास के सही करने, उसमें आप कितने क्वेश्चन तक सही कर पाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहलाता है। जो रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है। तो जो रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहलाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या होगा, हमारे केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर लगता है वहां 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के भी वहां पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बताओ चाहे कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाता है, और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है कार्बन, दूसरा क्रोमियम, तीसरा निकल, चौथा है मैग्नीज। और ये हमारा जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाता है। तो इसका राइट आंसर कितना आपका यहाँ पे हो जाता है, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो आपका होगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्रोमियम क्या होता है, सतह पर एक आपकी पतली क्या होती है, परत चढ़ा देती है। क्या चढ़ा दे, पतली परत वहां पे चढ़ा देती है, और जिससे क्या होता है, ये आपका जंग प्रतिरोधी आपका वहां पे हो जाता है। क्रोमियम क्या करता है, जो आपके स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, एक पतली परत चढ़ा देता है, और जिससे के कारण होता है क्या है, उनमें जंग वहां पे नहीं लगती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पानी में स्थायी कठोरता का कारण कौन सा है। पानी में स्थायी कठोरता का कारण कौन सा यौगिक आपका होता है। इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नागपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे ऑप्शन एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर बताइए इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है। और दोस्तों इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड दूंगा, जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर आप हाई लिख के जैसे वहां मैसेज करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक व्हाट्सएप का एक ग्रुप लिंक आ जाएगा। वहां मैं इसकी पीडीएफ भी आपकी अपलोड वहां पे कर दूंगा। ठीक है, कल मान लो हो सका अभी शाम को कर दूंगा, नहीं कल सुबह तक मैं इसकी पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड कराता रहूंगा, जितनी अपनी डेली क्लासें वहां पे होती रहेंगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पानी में स्थायी कठोरता। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो पानी में स्थायी कठोरता का कारण कौन सा आपका होता है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, जो कि आपकी ये उबालने से भी दूर नहीं हटती, यानी ये आपकी उसकी क्या होती है, स्थायी होती है। क्या होती है, उबालने से दूर नहीं होती है, ये आपकी स्थायी कठोरता आपकी हो जाती है। क्या हो जाएगी, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन पेपर क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग इस क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम अपना पेपर देने जाए, वहां पे सेम यही क्वेश्चन हमारा दिख जाए कि जिन बच्चों को आ रहे हैं उनके लिए सारे सवाल वहां पे आसान लग रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों को इनके आंसर नहीं आ रहे उनको ये क्वेश्चन भी काफी हार्ड वहां पे लग रहे होंगे। दोस्तों ऐसे ही नहीं जो आपका आर्मी नर्सिंग का पेपर वहां पे होता है, इतनी ज्यादा कट ऑफ वहां पे चली जाती है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके नॉर्मल भी आते हैं, कुछ मॉडरेट भी आएंगे, कुछ आपके हार्ड क्वेश्चन भी वहां पूछे जाते हैं। ये मान चलना कि अगर 50 क्वेश्चन का हमारा पेपर वहां पे होता है,
तो ये मान के हमेशा चलना है कि कम से कम 30 क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, वहां पे 10 क्वेश्चन आपके मॉडरेट दिखेंगे, यानी कई सारा बच्चा कर पाएगा, बहुत सारा बच्चा छोड़ेगा, लेकिन इनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आपके वहां पे रखे जाते हैं जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही उनके आंसर वहां पे दे पाएगा, और वही 10 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे को अंदर और बाहर वहां पे एग्जाम से कर देते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल अपना एग्जाम वहां बड़ी आसानी से क्वालिफाई आप कर सकते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, कितने समूह हो जाएंगे आपके 18 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब इनको रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया, किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, रासायनिक गुणों के आधार पर वहां पे व्यवस्थित किया गया है। तो कितने समूह हो जाएंगे, समूहों की संख्या यानी ग्रुप कितने हो जाएंगे आपके 18 यहाँ पे हो जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। शायद ही कोई बच्चा इसका आंसर गलत यहाँ पे करेगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये पेपर आपका जो रिलेशन भर्ती का वहां पे हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था आपके आर्मी नर्सिंग के ही एग्जाम में। तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाता है। तो इसमें सारे बच्चों, ज्यादा बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक कर, ज्यादा बच्चों के आंसर बी यहाँ पे आ रहे हैं। तो तो बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चों के आ रहे हैं, तो सभी बच्चों के वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि NaHCO3 ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसको बोलते क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। आप इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे टिक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम ये बात करें आखिर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इसका उपयोग आपका कहाँ पे होता है, तो उपयोग कहाँ पे होता है, एक तो क्या लिख लेंगे आपका जो आपका एंटासिड होता है, एक तो लिख लेना आपका किसमें, एंटासिड में आपका इसका यूज वहां पे किया जाता है। और कहाँ पे होता है आपका जो सफाई एजेंट में भी इसका यूज होता है, और कहाँ पे होता है सफाई, यहाँ पे लिख लेंगे सफाई एजेंट में भी आपका इसका उपयोग होता है। और आपका बेकिंग के रूप पे यूज तो होता है, ये तो कई सारे बच्चों को वहां पता हुआ है ही वहां पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी NaHCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका बोलते क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ये वहां पे बोला जाता है। और इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वायुमंडलीय प्रदूषण में एसिड रेन का मुख्य कारण है। यानी जो बरसात हो रही है वहां पे क्या कारण, जो एसिड रेन का मेन कारण क्या होता है, जिससे अभी हम लोग देख रहे हैं, एक बार पेपर में न्यूज फिलहाल चल रही थी कि जो ताजमहल का रंग किस कारण से उसका रंग काफी डाउन होता जा रहा है, यानी एसिड रेन का मेन कारण क्या होता है। तो और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका कोलकाता जिडारो में वहां पूछा भी गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल सही है, नाइट्रिक अम्ल ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी आपका दिया गया, ऑप्शन बी और सी, ये यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो आपका जो एसिड रेन का मुख्य कारण क्या हो जाता है, वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, मेन आपका एसिड रेन के कारण होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका पेपर बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट वहां पे आपका हो चुका है दोस्तों, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट मार्क कर दूंगा, आप इम्पोर्टेंट जरूर लिखिएगा वहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार हमारे पेपर में वहां पे रिपीट हुए हैं। और इसके बाद 6 नंबर हमारा केमिस्ट्री क्वेश्चन क्या आ जाता है कि किस रासायनिक प्रक्रिया के कारण चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है, किस रासायनिक प्रक्रिया के कारण चूना पत्थर जो आपका CaSO3 को चूना में परिवर्तित आपका किया जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये पुणे जिडारो में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे फिलहाल अभी तक जितने हम लोगों ने क्वेश्चन किए काफी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। भाई जो बच्चे आपको जो आंसर लग रहा हो ना, आप सभी आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आखिर हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और डेली दोस्तों अब 6:30 बजे अपनी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास देखना ना भूलेगा। जहाँ हमें ये भी थोड़ा लगता है कि भाई हाँ बच्चा अगला तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन और थोड़ी मेहनत करूँ और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ,
ताकि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। और दोस्तों ये वीडियो को लाइक करना आप ना भूलिए, क्योंकि बच्चे लाइव तो काफी सारे दिख रहे हैं लेकिन अभी लाइक इतने ज्यादा नहीं हुए। तो भाई हर बच्चा एक बार वीडियो को लाइक जरूर वहां पे कर दीजिएगा, ताकि मैं और आपको अच्छे अच्छे वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैल्सिनेशन। क्या हो जाएगा, कैल्सिनेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी किस रासायनिक प्रक्रिया के कारण चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है, वो क्या होता है, कैल्सिनेशन। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्की धातु है, कौन सा एक आपका एल्की धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है एल्की धातु से, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। इंपॉर्टेंट आप नजर वहां पे टिक जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका एल्की धातु हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोडियम आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और दोस्तों जो आपके ये एल्की धातु होती है ना, एल्की धातु क्या होती है, अत्यधिक क्रियाशील होती है। ये कैसी धातु होती है, ये आपकी बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्या लिख लेंगे, क्रियाशील। कैसी धातुएं होती है, ये बहुत ज्यादा आपकी क्रियाशील धातुएं आपकी यहाँ पे आपकी होती है। और ये देखा जाए ना, जो आपका समूह एक होता है, जो आपका समूह फर्स्ट होता है, वहां पे आपकी ये आपकी एल्की धातुएं वहां पे पाई जाती है। और सोडियम भी आपका समूह नंबर 1 में आ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक एल्की धातु हो जाएगा और ये अत्यधिक क्रियाशील होती है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वहां पे हो सकता है ऑप्शन में आपको सोडियम भी आपको नजर वहां पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी एल्की धातुएं होती सारी क्या होती, बहुत ज्यादा क्रियाशील आपकी वहां पे होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा गैस बर्फ के ठोस CO2 रूप में पाया जाता है। कौन सा गैस बर्फ के ठोस CO2 रूप में पाया जाता है। इन 4 ऑप्शन बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुणे जडाउर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके आरबी नर्सिंग के एग्जाम में। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। अब ये बताइए नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुणे जडाउर में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। दोस्तों काफी ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोगों ने कम से कम मान चलना है कि 24 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। तो आप काउंट जरूर करते चलना कि आपका स्कोर फिलहाल कितना पहुंच रहा है, कि हम लोग 30 क्वेश्चन तक वहां पहुंचा पाते, स्कोर नहीं पहुंचा सकते हैं। तो काउंट जरूर करते चलना कि आप फिलहाल स्कोर कितना तक हमारा यहाँ पे पहुंच चुका है। तो भाई बच्चों सारे कमेंट भी करना कि अभी तक आपके कितने राइट क्वेश्चन हुए हैं और कितने रॉन्ग वहां पे हुए हैं। ठीक है, ताकि अभी जो और क्वेश्चन, अभी फिजिक्स पढ़ी है, जीके पढ़ा है, मैथ पढ़ा, ताकि आप वहां पे अपना स्कोर वहां पे बढ़ा सकें। ठीक है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कापर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कापर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और रासायनिक सूत्र की बात करें, क्या हो जाएगा, ये आपका Cu क्या हो जाएगा, CuSO4 × 5H2 आपका इसका रासायनिक सूत्र इसका यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब यह नीले रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, ये आपका नीले रंग के क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए आपको इसका नीला थोथा नाम वहां पे दिया गया। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कापर सल्फेट हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 × 5H2 आपका रासायनिक सूत्र इसका यहाँ पे हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। कौन सा तत्व, ये बताइए, सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कैल्शियम, चौथा हाइड्रोजन। और शिलांग जडाउर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सारे बच्चे इनके आंसर देते रहेंगे, आप काउंट करते रहना आपका स्कोर कितना फिलहाल अभी तक यहाँ पहुंच चुका है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, ये मान के चलना कि 65% यानी 65% आपका क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका होता है, जो कि पानी और जैविक यौगिकों का एक मुख्य घटक होता है। जो कि आपका पानी और जो जैविक घटक होते हैं उनका मुख्य यौगिक आपका हो जाता है।
तो मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, वो आपका ऑक्सीजन होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर बहुत बार रिपीट आपका ये हो चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, ये राजस्थान के जयपुर जडारो में ये क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपकी अपनाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एनोडाइजेशन, जो यहाँ पे दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। यानी एल्यूमीनियम पर आपका एनोडाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाई जाती है, जिससे क्या होता है यह जंग प्रतिरोधी आपका बना दिया जाता है। वैसे कई सारे बच्चे यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन आपका यहाँ पे आंसर टिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आपकी एल्यूमीनियम को बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एनोडाइजेशन, जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें कई सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका एनोडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एल्यूमीनियम की, यहाँ बात हो रही है एल्यूमीनियम को जंग से बचाने की यहाँ बात की आपकी जाती है। इंपॉर्टेंट मार्क का लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पे हो जाता है। और इसकी पीडीएफ इन सारे क्वेश्चन की मैं सारे क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। और जो अपना एप्लीकेशन है, यानी सिंपल सा आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे जैसे आप NA वाला लिख के सर्च करेंगे, जैसे आप वहां पे NA वाला लिख के सर्च करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन में ये सारी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड वहां पे कराता रहूंगा, और वहां पे वो पीडीएफ आपके पास हमेशा बनी रहेगी। यानी उस एप्लीकेशन में हमेशा आप ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ वहां पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे, गैसोलीन में एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। यानी गैसोलीन में एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और ये हमारा नागपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ केमिस्ट्री का हमारा 12वां क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो स्कोर चेक करते रहना कितना स्कोर हम लोगों का यहाँ अभी तक पहुंचा हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टेट्राएथिलेट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा टेट्राएथिलेट आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। कि गैसोलीन में आपका एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, कौन सा हो जाएगा टेट्राएथिलेट आपका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसका आंसर शायद ही कोई बच्चा यहाँ पे गलत करेगा। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी कर रखी होगी ना, इसका आंसर आप गलत नहीं करेंगे। और पुणे जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि प्राकृतिक गैस का आखिर मुख्य घटक क्या होता है। तो जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, हाँ लगभग सारे बच्चों को इसका राइट आंसर आ रहा है, और उम्मीद भी मुझे यही थी कि सारे बच्चे इसका राइट आंसर वहां पे देंगे। तो आपका जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा, वो आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी मीथेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो कि जो मीथेन होता है ये आपका ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण आपका स्रोत भी आपका ये हो जाता है। तो प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक क्या हो जाएगा, मीथेन आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है। भाई बेसिक सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लेना, पेपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट ये हो चुका है कि किस गैस को लॉफिंग गैस कहा जाता है। किस गैस को लॉफिंग गैस आपका कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, और ये हमारा कोलकाता जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी जो आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसे क्या बोलते हैं, लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये याद लिखना है, इसका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग ये भी नोट कर लेना, इसका प्रयोग किस रूप में आपका किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस रूप में आपका होता है, यहाँ पे नोट करेंगे एनेस्थेटिक के रूप में इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। यानी इसका जो लॉफिंग गैस है किस रूप में प्रयोग होता है, आपका एनेस्थेटिक के रूप में इसका आपका प्रयोग वहां पे किया जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का कि कौन सी धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर तुरंत जल जाती है।
कौन से धातु जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर तुरंत जल जाते हैं? बिल्कुल बेसिक सा सवाल, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और इसके और ये हमारा जबलपुर जड़ावर में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि कौन से धातु की जो है जो जल के साथ आपकी प्रतिक्रिया करने पर तुरंत जल जाती है, वो क्या हो जाएगी? सोडियम। बिल्कुल सारे बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे आ रहे थे, क्या हो जाएगा? सोडियम आपकी ये हो जाती है। क्योंकि सोडियम जो धातु होती है ना, क्या बहुत ही क्रियाशील धातु, ये कैसी धातु है? ये आपकी बहुत ही क्रियाशील धातु है। क्या है? क्रियाशील धातु है। और जल के संपर्क में आने पे ये तुरंत ही आपको जल जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में ये ऊष्मा निकालती है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा आपकी निकालती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसमें भी आपके पेपर बहुत बार ये रिपीट आपका हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारे फिजिक्स की स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके हम लोग 5 क्वेश्चन फिजिक्स के देखेंगे कि वायुयान के पंखों का जो आकार होता है ये आपका एरोफाइल क्यों बनाया था, यानी आपको ये एरोफाइल क्यों बनाया था, यानी जो वायुयान जो पंख होते हैं वहां पे एरोफाइल किस वजह से बनाए आपके जाते हैं? इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपका शिलोंग जड़ावरों में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नोट करिए, क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा वायुगतिकी बल उत्पन्न करने के लिए। क्या हो जाएगा? वायुगतिकी बल उत्पन्न करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 नंबर यहाँ पे आपका दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाता है। और एरोफाइल जो डिजाइन ऐसा क्यों होता है कि जब वायु इसके ऊपर और नीचे गुजरती है ना, तो इसके ऊपर की जो दाब होता है वो कम हो जाता है और नीचे जो दाब हो जाता है वो क्या होता है, वहां पे दाब इसका अधिक हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका वायुयान होता है वो ऊपर की ओर, उस पर प्रेशर लगता है, ऊपर की ओर उड़ता है वहां पे। इसी वजह से क्या होता है, इनके जो पंख होते हैं ना वो आपके एरोफाइल बनाए जाते हैं। इसीलिए एरोफाइल आपके पंख बनाए जाते हैं कि उनकी वायुगतिकी बल उत्पन्न करने के लिए, ताकि ये जो जहाज है इसमें दाब नीचे ऊपर की ओर लगे और ये ऊपर की ओर जाए, ना कि नीचे की ओर वहां पे आए, यानी कि कम मान लो ईंधन से वो ज्यादा दूर तक जा सके। इसीलिए क्या होता है, इनके जो आपके पंख होते हैं आपके एरोफाइल के रूप में ये वहां पे बनाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि दैनिक जीवन में जड़त्व तो क्या उदाहरण है। और एक पॉइंट ये भी याद करना कि जो आपको ये जड़त्व का नियम है ना, किसने दिया था, कि जो आपका जड़त्व का नियम किसने दिया था, ये भी पॉइंट नोट कर लें कि जड़त्व का नियम किसने दिया, ये न्यूटन ने दिया था। ये भी पेपर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपका दैनिक जीवन में जड़त्व का उदाहरण कौन सा, ये बताओ कि कौन सा इसमें जड़त्व का उदाहरण। और ये आपका रिलेशन भर्ती में पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रिलेशन भर्ती में ये क्वेश्चन हमारा वहां पूछा गया था। तो इसका पता है कौन से में जड़त्व का नियम फॉलो यहाँ पे हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा चलते वाहन का अचानक रुकना और यात्री के आगे की ओर झुकना, यानी जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसका भी आंसर सारे बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना होता भी ऐसा, जब पेपर आपका पूछा जाता है ना तो मैंने वैसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रखे। कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको मॉडरेट दिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो मैं पहली बार वहां पे देख रहा हूँ। और ऐसा ही हमारा पेपर भी वहां पे पूछा जाता है। तो जो बच्चा क्या होता है काफी हार्ड क्वेश्चन फंसा रहता है और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो भी उससे वहां पे छूट जाते हैं और उसके एक प्रेशर ये बन जाता है ना वहाँ पे कि अब मेरा वो क्वेश्चन छूट रहा है, मेरा ये क्वेश्चन छूट रहा है और हम अपना एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, और इस तरह हमारे क्वेश्चन वहां पे छूटते रहेंगे। तो ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन यानी हमारा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब बताओ तो जो विद्युत बल्ब होते हैं कि आखिर क्या रीजन है वहां पे टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये आपका कोलकाता जड़ावर में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिए और खुद आंसर देते रहिएगा कितना स्कोर हो रहा है। कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं और कुछ बच्चे हो सकता है कि मन ही मन उनके आंसर दे रहे हो और उनको काउंट यहाँ पे स्कोर करते चल रहे हैं कि हमारा ये राइट होगा, हमारा ये राइट वहां पे आपका हो जाएगा। तो देखो विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका इसलिए यूज होता है कि इसका जो उच्च प्रतिरोध और उच्च पिघलने बिंदु के कारण, यानी कि जो इसमें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि इसका जो गलनांक पॉइंट होता है ना, गलनांक पॉइंट इसका कितना होता है, वो आपका होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये उसका गलनांक पॉइंट होता है, और जिसके कारण यही होता है कि वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है
कि वो पिघलता तब भी नहीं, और इतनी ज़्यादा हीटिंग कारण हमें क्या मिलती है, वहाँ पे ऊष्मा मिलती और क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो इसी कारण क्या होता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च पिघलना बिंदु के कारण इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, विद्युत बल्ब के जो टंगस्टन में इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। इसका ये भी पॉइंट याद कर लेना कि इसका गलनांक पॉइंट नोट कर लेना कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी पॉइंट आप एक बार नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, जब कोई ध्वनि स्रोत आपके पास आता है उसकी आवृत्ति क्यों बढ़ती है। जब कोई ध्वनि स्रोत आपके पास आता है उसकी आवृत्ति क्यों बढ़ती है। और ये नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए। पहला है ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है, दूसरा ध्वनि की गति बढ़ती है, तीसरा है डॉपलर प्रभाव के कारण, चौथा है ध्वनि की तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो ये भी हमें नहीं लगता कोई बच्चा इसका गलत आंसर वहां पे करेगा। वैसे सारे बच्चों को लगभग आंसर उनके मैं देख रहा हूँ, लगभग सारे बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण। क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या होता है, जीके क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। और जीके हमारे कितने क्वेश्चन पूछे थे, 10 क्वेश्चन आपके जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और पता है कि जो बच्चा का जो स्कोर डाउन होता है, एक आपका केमिस्ट्री हो गया, एक आपका जीके हो गया, यही 2 ऐसे पार्ट हो जाते हैं जो बच्चों का स्कोर डाउन काफी ज्यादा कर देते हैं। तो आपको मेन इनमें ज्यादा फोकस वहां पे करना है, क्योंकि कई सारे मैंने बच्चों से बात भी की है जिनकी या तो इनकी केमिस्ट्री भी खो जाती है, या वो कहते हैं सर जी के इतना बड़ा पोर्शन हो गया, हम कैसे तैयार करें। तो भाई मैं इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा ताकि आप कम सिलेबस में, यानी आप वही चीजें पढ़ें जो हमारे पेपर में सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। तो स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इससे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको कंप्लीट आपके प्रॉपर इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। इसमें पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके यहाँ पे हो जाता है, जो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं, और ये कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 यहाँ पे दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस लिए फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे किस लिए फेमस हो जाएगा, ये आपका एक सींग वाले गेंडा। किस लिए फेमस, ये एक सींग वाले जो आपके गेंडे होते हैं, एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, उसके लिए काफी फेमस आपका है। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बताओ एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो हम तब भी क्या बताएंगे, काजीरंगा आप बता देंगे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हम लोग क्या बता दें, असम राज्य में आपका ये वहां पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो समानता के अधिकार की गारंटी आपका देता है। इन 4 ऑप्शन बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला है अनुच्छेद 14-18, दूसरा अनुच्छेद 19-22, तीसरा अनुच्छेद 23-24, और चौथा है हमारा अनुच्छेद 25-28। तो इसका राइट आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर नोट करिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद जो 14-18 यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकारी गारंटी देता, वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14-18 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर बेसिक्स नोट करना चाहो आप नोट भी सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 14 क्या करता है, ये आपको जो विधि के समझ नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, 14 क्या हो जाएगा, विधि के समझ क्या लिख लेंगे, विधि के यहाँ पे नोट कर लेना, क्या विधि के आपका समझ ये समानता, विधि के समझ आपको ये समानता देता है। और इसके बाद अनुच्छेद जो आपका ये 15 होता है, इस पे नोट करना, जिससे आपका धर्म हो गया, क्या धर्म हो गया, या जाति हो गई, धर्म हो गया, या आपकी जो जाति हो गई, या फिर आपका जो लिंग हो गया, लिंग आदि यहाँ पॉइंट नोट कर लेना, उस पर ये आपका हो जाता है लिंग आदि, यहाँ पे नोट कर लेना, क्या नोट कर लेंगे, लिंग आदि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद एक अनुच्छेद जैसे आपका 16 अनुच्छेद नंबर 16 आता है, ये क्या करता है, आप जो सार्वजनिक जो नौकरियां हैं क्या हो जाएंगी, आपकी जो सार्वजनिक, यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे, इसमें जो आपकी सार्वजनिक क्या नोट करेंगे, यहाँ पे सार्वजनिक, यहाँ पे नोट कर लें, जो आपकी सार्वजनिक आपकी जो नौकरियां होती क्या होती है, जो सार्वजनिक आपकी नौकरियां आपकी हो जाती, ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और इसके बाद जो आपका ये अनुच्छेद यहाँ पे 17 आ जाता है, ये क्या छुआछूत जो आपको होती है अस्पृश्यता, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, अस्पृश्यता आप नोट कर लेना। इसके बाद जो आपका अनुच्छेद यहाँ पे 18 आता है, ये क्या होता है, जो आपकी उपाधियां होती है, क्या होती है, उपाधियों का अंत, यहाँ पे नोट कर सकते हैं। जो आपकी उपाधियां होती हैं, उपाधियों का उन्मूलन नोट कर सकते हैं, ठीक, वहां पे। तो ये क्या हो जाता है, जो अनुच्छेद आपको 14 से 18, ये सारे पॉइंट नोट कर सकते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 14 किस में आ जाता है कि विधि के समक्ष समानता हो जाता है, और अनुच्छेद 15 क्या होता है, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव का निषेध पे आ जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या हो जाता है, जो आपकी सार्वजनिक नौकरियां होती है, यानी हर कोई जो सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां, तो हर कोई वहां पे देख सकता है। और जो 17 होता है, जो अस्पृश्यता या जो छुआछूत चलती थी, अब वो खत्म वहां पे कर दी गई है। और 18 पे क्या होता है, उपाधियों का अंत हो गया, यानी पहले जो उपाधियां दी गई वो सारी उपाधियां आपकी वहां पे अब अंत कर दी गई हैं। तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर जो हमारा 14 से 18 दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का एक कारण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रात्रि अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस का एक कारण बनाता है, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी। और ये हमारा लखनऊ एएमसी में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी 3 दिया गया, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जब हमें विटामिन ए की कमी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हमें फेस वहां पे करनी पड़ जाती है। और दोस्तों एक पॉइंट ये नोट करना कि ये विटामिन जो ए है, ये किसमें आपका पाया जाता है, इसके स्रोत क्या है। तो स्रोत पे आप क्या लिख लेंगे, जैसे कि गाजर हो गया, क्या हो गया, गाजर हो गया, या फिर पालक हो गया, गाजर हो गया, पालक हो गया, और पालक हो गया, जैसे मछली का तेल हो गया, और क्या हो गया, मछली का तेल। ये सारे क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं, किसके, विटामिन ए के स्रोत आपके हो जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आपकी जो रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस की दिक्कत आपको फेस करनी वहां पड़ जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्यों कम हो जाता है। पानी का क्वथनांक समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्यों कम हो जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे बच्चे इसका आंसर यहाँ पे बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्यों कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव के कम होने के कारण आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों वैसे सारे बच्चों के यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर काफी ज्यादा आ रहे हैं। सारे बच्चे ये कमेंट बॉक्स लास्ट में जरूर ये एक बात बताइएगा कि आखिर आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कितना स्कोर आपका वहां पहुंच रहा है, ताकि जो आपको मैं वैसे और क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपका एग्जाम वहां पे बिल्कुल क्वालिफाई हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह है ये किससे संबंधित आपका हो जाएगा, जो कि आपका कोलकाता जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है किसानों पर उच्च कर, दूसरा है मजदूरों के अधिकार, तीसरा है महिलाओं के अधिकार, और चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे सारे बच्चे ज्यादा इसमें सी आंसर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर सी नहीं होगा भाई, इसका हो जाएगा किसानों पर उच्च कर। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है किसानों पर उच्च कर, आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और जो ये आपका चंपारण सत्याग्रह है ना, ये आपका 1917 में कब हुआ था, 1917 में आपको किया था, किसने किया था, गांधी जी ने। किसने किया था, गांधी जी ने किया किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने वहां पे किया था। और इसमें हुआ क्या था, जो बिहार में किसानों के अधिकारों के लिए किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ था, जो वहाँ के किसान थे ना, उनको क्या कहा जाता है, जो नील खेती वहां पे की जाती है, उसके लिए उन्हें दबाव दिया जा रहा है कि आपको नील खेती वहां पे करनी है, और उसके साथ साथ उन पे इतना ज्यादा कर भी वहां पे लगाया जा रहा है। तो इसी के विरोध के लिए क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह आपका किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी नोट करना कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है, हम बताएंगे महात्मा गांधी ने। किसने किया, महात्मा गांधी ने। और ये कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये आपका हुआ था 1917 ईस्वी में आपका हुआ था। ये दोनों पॉइंट आप नोट करना, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे बन जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है कि सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इस पे तो एक पूरी मूवी भी बनी हुई है, अक्षय कुमार की एक मूवी है। तो कमेंट बॉक्स भाई ये जरूर बताना कि कौन सी मूवी इस मान लो जो सारागढ़ी की लड़ाई पे कौन सी मूवी आपकी बनी हुई है। हाँ बिल्कुल राहुल, जो केसरिया मूवी, बिल्कुल बिल्कुल, जो केसरिया मूवी है अक्षय कुमार की, इसी लड़ाई पे आपकी पूरी प्रॉपर मूवी तक वहां पे आपकी बना दी गई है। ठीक है, तो जो आपकी सारागढ़ी की लड़ाई है किस वर्ष आपकी ये हुई थी? इन 4 ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। और ये हमारा शिलोंग जडावरो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1900, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1997। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1997, 1897 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1897, 1897 क्या लिखा? हाँ 1897, 12 सितंबर 1897 में आपकी ये हुई थी। इसमें क्या हुई थी? आपकी जो भारतीय सेना की, यानी जो आपके ब्रिटिश सेना के थे, भारतीय ब्रिटिश सेना के, इसमें 21 सिख थे। कितने सिख थे यहाँ पे? आपके 21 टोटल सिख थे। कितने सिख थे यहाँ पे? आपके 21 सिख थे। 21 जो आपके सिख सैनिक थे। क्या थे? 21 सिख जो आपके सैनिक थे, 21 सिख वहां पे सैनिक थे। और इन सिखों ने क्या किया था? वहां पे आपके जो 10,000, जो आपके 10,000 आपके अफगानी, 10,000 अफगानों से लड़ाई वहां पे किए थे। यानी ये जहां पे जो भी मान लो अपनी एक टुकड़ी थी इनकी, एक किले की, वहां पे ये रक्षा कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था? वहां पे केवल 21 सिखों ने क्या किया था? यहाँ पे 10,000 अफगानों को वहां पे सामना किया था। और अपनी जहां पे ये लोग रह रहे थे, यानी जो गढ़ इनका दिया गया था, उसकी इन्होंने वहां पे रक्षा की थी। तो इसीलिए आप ये सारागढ़ी की लड़ाई काफी ज्यादा आपकी फेमस भी आपकी वहां पे हुई थी। तो सारागढ़ी की लड़ाई कब हुई थी? ये आपकी 12 सितंबर 1897 में आपकी हुई थी। और इसी पे एक पूरी मूवी भी बनी हुई, केसरिया नाम की मूवी, आप चाहे तो वो मूवी भी वहां पे देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर आपको इसी सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में ही आपको वहां पे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? इसमें क्या पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? इन 4 ऑप्शन बताना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये हमारा नागपुर जडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? नागपुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1974 दिया गया। कब किया गया? 1974। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रॉपर डेट की बात करें क्या हो जाएगा आपका? 18 मई, 18 मई आपका 1974 क्या हो जाएगा? 18 मई 1974 को किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? ये पोखरण में। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरण में आपका ये परीक्षण वहां पे किया गया था, और जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से आपका ये जाना जाता है। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया गया था? ये आपका 18 मई 1974 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका जो 2 नंबर दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। और ये हमारा कोलकाता जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भाई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लास्ट में जरूर बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना पहुंचा है, कितना स्कोर आपका वहां पे पहुंचा है। तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुमार गुप्त। क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण आपका हुआ था 5वीं शताब्दी में। निर्माण कब हुआ था इसका? 5वीं शताब्दी में निर्माण आपका किया गया था। और यह आपका प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान भी आपका था। तो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने कराया था। कब कराया गया था? 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण आपका वहां पे कराया गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर देंगे। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा? बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, शायद ही किसी बच्चे का इसका आंसर गलत यहाँ पे होगा। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा आपका हो जाएगा? इन 4 ऑप्शन बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर सारे बच्चे बताएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कि आपकी जो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले ये आपका खोला गया था।
इसीलिए आपको इस शहर को क्या बोलते हैं, इस शहर को इसीलिए क्या बोला गया था, भारत का पहला तेल शहर कहा जाता है। इसीलिए जो डिगबोई था इसे भारत का पहला तेल शहर के नाम से भी ये आपका काफी फेमस आपका ये हो गया था। तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, आपका डिगबोई आपका ये वहां पे हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आपका यूरोप में स्थित है, इन 4 ऑप्शन बताइए यूरोप में कौन सा पर्वत आपका स्थित है। और ये आपका जयपुर जडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। दोस्तों यहाँ से हमारे लगभग जीके भी अपने पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथ के और आपके बनेंगे। दोस्तों मैथ के बिल्कुल नॉर्मल से सवाल आते हैं, मैथ के लिए आप ज्यादा प्रेशर वहां पे ना लीजिएगा। आप मैथ अगर आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आती है ना, तो 5 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहां पे उनके आंसर आप वहां पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो आपका आल्पस। कौन स्थित हो जाएगा, ऑल्पस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा दिया जा रहा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यह जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है आपका, जो आल्पस जो आपका हो जाता है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि ये जो आपका क्या होता है, यूरोप का सबसे ऊंचा, यूरोप क्या लिखेंगे, सबसे ऊंचा, यूरोप का सबसे ऊंचा आपका क्या होता है, पर्वत श्रेणी भी है। ऊंचा आपका ये पर्वत श्रेणी भी आपका ये हो जाता है। ये भी पॉइंट याद करना कि अगर कभी हमसे ये पूछ लिया जाए कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है, तब भी हम बताएंगे आल्पस। ही आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैथ के गलत वहाँ पूछे गए थे, तो वो सारे मैं क्वेश्चन तब भी लेके आया हूँ। तो इसी वजह से मैं ये सारे क्वेश्चन लेके आया, ताकि अगर आपके पेपर वहाँ पे होता है और कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पे गलत मिल जाते हैं, यानी हम बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर भी हमारा उसका आंसर वहाँ पे नहीं आ रहा, तो भाई आपको बिल्कुल वहाँ परेशान नहीं होना है। अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करिए। क्योंकि वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी वहाँ पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन में अगर उसका आंसर नहीं दिएगा, आप जितनी बार चाहे ट्राई कर ले, आप उसका आंसर वहाँ पे नहीं ला पाएंगे। तो सेम ये सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लेके आया हूँ जिनके ऑप्शन आपके गलत होंगे, जो कि आपके आर्मी नर्सिंग के ही पेपर में वहाँ पूछे गए थे, तभी उनके ऑप्शन में राइट आंसर नहीं दिए गए थे। ऐसे क्वेश्चन कभी आप गलती से वहाँ पे नहीं फंसना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो ये बताओ x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये फार्मूला किसी का सूत्र का है, किस फार्मूला का सूत्र हो जाएगा आपको ये पता होगा। ये फार्मूला आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर का सूत्र का आपका हो जाता है। अब ये अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो ये पावर उधर गया, यानी x माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो जाता है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैथ आपकी बिल्कुल नॉर्मल आएगी, इतनी हार्ड मैथ वहाँ पे नहीं आएगी। अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको वहाँ पे आती है तो मैथ के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से वहाँ पे ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक वस्तु की कीमत पहले क्या किया गया 20% बढ़ाई जाती है और फिर क्या किया गया 20% घटाई जाती है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये सवाल आप कई तरीकों से लगा सकते हैं, यानी ये कम से कम आप ये मानो 4-5 तरीकों से आप इसका आंसर वहां पे दे सकते हैं। लेकिन मैं एक तरीका आपको बताता हूं। देखो आपका 20% क्या होता है, अगर 20% भिन्न में लगे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 20% है यहाँ पे, अगर यहाँ परसेंट हटाएंगे क्या लिखेंगे, 20 बटे क्या कर देंगे, परसेंट हटेगा 100 हो जाएगा। अब इसे काटिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 क्या हो गया, 1/5। अब ये मान लो, देखो पहले मान लो कोई वैल्यू हमारी 5 है, पहली वैल्यू क्या हमारी कोई दी गई 5 वैल्यू यहाँ पे दी जा रही, पहले है कि 20% बढ़ाई जा रही। अब 5 में अगर 1 बढ़ गया, यानी पहले 5 थी, 5 में 1 बढ़ गया, कितनी हो गई 6 हो गई। अब फिर क्या कहा गया 20% घटाई जा रही है, यानी 5 थी, 5 में 1 कम हो गया 4 हो गया, 5 थी 1 कम हो गया 4 आपका ये हो गया। अब ये देखो गुणा करिए, देखो पहले इसको गुणा करेंगे कितना हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 हो गया, कितना हो गया 25, इसको गुणा करिए 6 चौक 24, यानी कितना कम हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 कम हो गया, यानी टोटल वैल्यू हमारी थी 25 और 25 में कम कितना हुआ, 25 में हमारा 1 वैल्यू कम हो गई। अब परसेंटेज निकालें, क्या करें 100 से हम क्या करते हैं गुणा, काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, यही 4% हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 4% की हमारी क्या हो, यहाँ देखो कमी हो रही है, यहाँ 25 से यहाँ 24 है तो कमी हो रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आपका 4% कमी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, इतने आपके डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आ रही होगी तो आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पे आप दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 7, 9 और 21 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, तो वह संख्या क्या है? क्या पूछा जा रहा है? वह संख्या क्या आपकी वहां पे हो जाएगी। और दोस्तों यही मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका जो रिलेशन भर्ती का पेपर वहां पे हुआ था, ये क्वेश्चन आपको वहां पे रॉन्ग आया था। ये यानी इसके आपके ऑप्शन यहाँ पे गलत आपके दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाली। अगर हमसे केवल ये पूछा जाता है कि ये बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ लिया जाता, हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारी 100 हो गई। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें वो बतानी जो आपकी 7, 9 और 21 से विभाजित करने पर आपका ये शेष 3 आता हो। शेष कितना है? शेष 3 आपका वहां पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना है कि जो आपके संख्याएं दी जाएंगी उनका आपको एलसीएम ले लेना। तो 7, 9, 21 इन तीनों का आप जब एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम कितना निकल के आपका इनका निकल के आएगा, वो आपको हो जाएगा 63। ठीक है। अब देखो 63 तो हमारी छोटी संख्या है, 63 जो संख्या है हमारी 3 अंकों की नहीं है, तो इसको 3 अंकों के बनाने क्या करेंगे, इसका मान हमने डबल कर दिया, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया और 6 दूनी 12, 126 हमारा ये हो गया। ठीक है। अब ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो संख्या है जो कि आपके 7, 9 और 21 से पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि शेष आपका 3 आता। अब शेष 3 आने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप शेष 3 आप जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 में 3 जोड़ेंगे 29, यानी 100 आपका ये 29 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में 129 कहीं पे नहीं दिया गया। यहीं पे किसी ऑप्शन, अगर हमारा मान लो एक 5वां ऑप्शन 129 होता तो हम लोग ये बोल सकते थे कि हमारा ये ऑप्शन आपका 129 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आपका होगा, 129 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी इसका भी आंसर वहां पे गलत दिया गया था कि दो संख्याओं का अनुपात, नहीं ये तो सही है। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योग 140 है, बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। अब ये मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी 3x हो गई, एक संख्या हमारी 4x हो गई, और बड़ी संख्या हमारी 4x बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाती है। अब उनका योग अगर 140 है, इनका योग कितना हो गया, 3x 4x कितना हो गया, 4 3 7x। अब इनका योग अगर आपका 140, सबसे पहले x का मान निकालो, कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 140/7 हो गया, 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया यहाँ पे 2 आपका निकल के आ जाएगा, 20 यहाँ पे निकल के आपका ये आ गया। अब बड़ी संख्या पूछी जा रही है, बड़ी संख्या हमारी 4x है, x का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, तो 4 गुणे क्या करेंगे 20 यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दूसरा हमारा दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। देखो अगला सवाल हमारा आता है, यदि किसी, हाँ ये सवाल आपका गलत आया था, जो आपका जयपुर जिडावरा में क्वेश्चन वहां पूछा गया था, ये सवाल वहां पे गलत काफी दिया गया था, इसके ऑप्शन ही आपको वहां पे नहीं दिखाई पड़ रहे थे। यानी इसमें दिया जा रहा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल आपका 96 है और इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आयत का परिमिति बताइए, आयत का परिमाप बताइए, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसकी परिमिति कैसे आप निकालेंगे, ये हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया जाए, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या है, वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपका यहाँ पे होता है। और यहाँ पे दिया क्या जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई क्या है 2 गुनी है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई क्या है 2 गुनी आपकी यहाँ पे हो जाती है, यानी क्या है जस्ट उसकी डबल है। मान लो हम ये मानते, या जैसे ये मान लिया, ये आपका लंबाई हो गया और चौड़ाई क्या मान लो, यहाँ पे आप 2l मान लो, कुछ भी मान लो, इसकी जस्ट डबल हम लोग मान लेंगे। ठीक है। अब मान लो इसका जस्ट डबल है, ये मान लो 2l हो गया। ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना दिएगा, क्षेत्रफल हमारा कितना है 96 है, यहाँ पे क्षेत्रफल आपका अगर 96 है तो बराबर, तो अगर ये आपका मान लो इसको लंबाई हमने l माना और चौड़ाई इसके जस्ट डबल है, तो अब हमने मान लो उसे मान लिया 2l हमने यहाँ मान लिया। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका, इधर l गुणे 2l करेंगे कितना हो गया, ये आपका 2l² यहाँ पे हो जाएगा, बराबर किसके बराबर दिया गया, ये आपका 96 के बराबर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे l² बराबर कितना हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करिए, कितने बजाएगा, 2 से काटो, यहाँ पे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 49, यहाँ कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया आपका, ये आपका 48, यानी कि 2 से काटा 2 चौको 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ से अगर हम माने l बराबर मान लेते हैं, l बराबर कितना आपका ये हो जाएगा,
तो ये हो गया अंडर रूट 48 आपको, रूट हटाएंगे कितना आ गया, ये आपको मान लो 4√3, कितना हो गया 4√3, यानी जो 48 का हम वर्गमूल निकालें कितना आ गया 4√3, यहाँ पे हमारा ये हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारी लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये हमारी होगी 4√3, कितनी होगी 4√3 हमारी होगी, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये जस्ट इसकी डबल हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी 8√3, 8√3 हमारा हो जाएगा। और देखो परिमिति पूछी जा रही है, तो इसकी परिमिति क्या होती है, परिमिति आपकी हो जाती है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब तो यहाँ इनके वैल्यू आप रखेंगे, यानी जहाँ 2, अब एल का मान कितना है, एल का मान हमारा है 4√3 है, यहाँ पे कितना है 4√3, और प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये आप यहाँ पे रखेंगे 8√3 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अब जोड़िए, अब इनको जोड़िए कितना हो जाएगा, जैसे जोड़ेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे होना चाहिए था, और 8 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 12, और यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब 12 गुणे 2 करेंगे कितना होगा, 12 दूना 24, ये √3 कितना हो जाएगा 24√3 आपको, यानी ये आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए 24√3 आना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में ये आंसर वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या आपका आ जाएगा 24√3, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब आप ये बताना, जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, आपका यहाँ पे स्कोर कितना पहुंचा है, आपका स्कोर पूरा कितना पहुंचा है यहाँ पे। तो ये मान चलना कि जिस भाई ने यहाँ पे आज के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक उसके सही हैं, तो उसकी तैयारी सही चले, उसका एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा। बस इस तैयारी को आप मेंटेन वहाँ पे किए रहिएगा। और दोस्तों हम लोग कल और मिलेंगे, एक अगला सेट वहाँ पे सॉल्व करेंगे, डेली 6:30 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ताकि आप जो नए क्वेश्चन है वो आप देख सके और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी वहाँ पे कर सके। और ये सारे क्वेश्चन मैं वही प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके कई सारे पेपरों में वहाँ पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको जो लेवल भी पता रहता रहे किस लेवल तक हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको डाउट भी होता है, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर शो करा इसमें मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। और अगर आपको कंप्लीट नोट्स प्रॉपर चाहिए तो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो करा, इसमें मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके कंप्लीट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में कल 6:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।